निहारिका आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे एनवीएस पीजीटी कॉमर्स 16 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले वाली वीडियो में एनवीएस पीजीटी कॉमर्स 15 दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन किया था। उसके एक क्वेश्चन में डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद ही हम आगे वाले आज के इस पेपर पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन था 63, while preparing cash flow statement, dividend paid by a financial enterprise will be considered as which one of the following activity। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो होते हैं वो अगर डिविडेंड पेड करे तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखिए फाइनेंशियल एंटरप्राइज की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कौन सी होती है? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट को पेड करे, रिसीव करे और डिविडेंड को रिसीव करे तो ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा और फाइनेंसिंग में आ जाएगा डिविडेंड पेड। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था एस्टेट में। एस्टेट अभी जो हुआ था 3 दिसंबर 2022 को, इसमें ये क्वेश्चन था वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। देखिए यहाँ पे भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के बारे में पूछा गया था कि इसको किस में लिखा जाएगा? यह आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड रिसीव होती है ये तीनों आ जाएंगे ऑपरेटिंग में और इंटरेस्ट पेड आ जाएगा फाइनेंसिंग में। देखिए ये प्रूफ रहा, ये अपनी 12th की जो बुक है उसमें इम्पोर्टेंट नोट में दिया गया है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज सच एज बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आ गया? शेयर, डिवेंचर वगैरह आ गए। इनके सेल परचेज से जो भी आएगा ये आउटफ्लो और इनफ्लो, उनसे ये कंपनियां चलती है। विल बी ट्रीटेड एज फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्या आ जाएगा? यानी कि जो सिक्योरिटी है शेयर और डिवेंचर वाली, अगर दूसरी कंपनी होती, दूसरी कौन सी होती उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये जो बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, ये अगर सिक्योरिटी का सेल परचेज करेंगे तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाएगा। दिस इज बिकॉज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये इनकी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। सो इन एडिशन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज डिविडेंड रिसीव will also be treated as cash flows from operating activity in case of financial enterprise। अब दूसरे वाले एंटरप्राइज में क्या माना जाएगा? दूसरे वाले एंटरप्राइज होती कौन सी है पहले वो देखेंगे। एंटरप्राइज, दीज एंटरप्राइज आर enterprises whose equity or debt securities are listed on a recognized inventory exchange in India, and enterprise that are in the process of issuing equity or debt security that will be listed on a recognized inventory exchange in India। क्या यानी कि जो हमारे ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इस पे जो लिस्टेड है कंपनियां, वो वाली कंपनियां ही आएंगी। ऑल अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड 50 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर है जिसकी भी टर्नओवर, यानी कि जिसकी भी सेल 50 करोड़ से ऊपर है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इन बिजनेस एंटरप्राइज, उसमें क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव को उसमें क्या माना जाएगा? देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव को क्या माना जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड को क्या माना जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल एंटरप्राइज में इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव ये तीनों ऑपरेटिंग है और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आ जाएगा। और ये जो हमारी अदर बिजनेस एंटरप्राइज है जो ऐसे जैसे दो कंडीशन दिखा रखी थी कि जिसकी सेल 50 करोड़ से ज़्यादा है या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। करते हैं आज वाला पेपर स्टार्ट। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि स्क्रीनिंग नज़दीक है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के जो राइट दिखा रखे हैं उसमें से ये कौन सा राइट है? ए बिजनेस फर्म सेटअप्स इट्स ऑन कंज्यूमर ग्राइवेंस रिड्रेसल सेल। ठीक है, ये देखिए कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हर बिजनेस फर्म क्या करिए, मतलब मोस्टली बिजनेस फर्म आजकल क्या करिए, अपने यहाँ पर एक उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष जो है वो बना देती है, जो उपभोक्ता की शिकायतों का जिसमें निवारण होता है। तो ये कौन सा राइट में आता है? कंज्यूमर के कौन सा राइट में आता है? सुनवाई वाले राइट में, राइट टू बी हेयर्ड। नेक्स्ट है, विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। देखिए क्वेश्चन तो कितनी बार किया है चैनल पे। ICI, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए कौन सा आता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क? ICI। नेक्स्ट है ISI,
विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे लगा कि चार ऑप्शन उतारने चाहिए वहाँ मैंने चारों उतारे, और जहाँ पे लगा कि एक से ही काम चल सकता है तो वहाँ पे एक ही लिखा है। ठीक है, विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए माइनर्स कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में तो बच्चा जन्म लेते ही फैमिली का मेंबर हो जाता है और उस बिजनेस में भी हिस्सा हो जाता है उसका, तो ये माइनर्स कैन नॉट बी द मेंबर, ये वाली इनकरेक्ट। अब करेक्ट कौन सी है? द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। जो एकल व्यापारी होता है या बिजनेस जब डूबने का जो खतरा होता है वो सिर्फ वो सारा उसी को ही सहन करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, और कोई तो होता ही नहीं, अकेला होता है वो। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म इज 2, ये भी बिल्कुल सही है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एज इट इज़ उसमें आया था, इसमें एस्टेट में यानी KVS वाले पेपर में आया हुआ था, वन मैन वन वोट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये अपना प्रिंसिपल चलता है यहाँ पे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ऑफ रिस्क कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक काउजेज, यानी कि जो आर्थिक कारण है वो कौन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ऑफ रिस्क, इनमें से कौन सा ऐसा खतरे वाला कारण है जो कि आर्थिक कारणों में आता है? ये आ जाएगा लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, यानी कि ज़्यादा गवर्नमेंट जब टैक्स लगा दे तो ये हमारा इकोनॉमिक काउज हो जाएगा। फिर कौन से, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, तो हमारे नेचुरल हो गए ना। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ और मैकेनिकल फेलियर्स, ये तीनों ही इकोनॉमिक नहीं। इकोनॉमिक कौन सा है? लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, ज़्यादा टैक्स लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रकार हमें चुनना है, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स दिखाए गए हैं अपने सिलेबस में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्स इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमारा छांटना है। यहाँ में फैक्टर्स दिए गए हैं, मोस्ट एडवांटेजेस और लीस्ट एडवांटेजेस में बताया गया है कि कौन सा, विच इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट कौन सा नहीं है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता किस में ज़्यादा होती है? कंपनी में, तो ये रिवर्स लिखा गया था और पार्टनरशिप में इतनी नहीं होती। तो मोस्ट एडवांटेजेस है ये कंपनी के लिए और लीस्ट है पार्टनरशिप के लिए, तो फर्स्ट वाला ही है जो करेक्ट नहीं है। बाकी करेक्ट कौन से हैं? देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में किया जा सकता है और पार्टनरशिप में ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कंटिन्यूटी, कंपनी चलती रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती है। और इजी फॉर्मेशन किसका बनाया जाना ज़्यादा आसान है? इसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का, और कंपनी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बाकी सारे ठीक थे। जो फर्स्ट वाला है कि पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ये कंपनी के लिए मोस्ट यानी कि ज़्यादा लाभकारी है और पार्टनरशिप के लिए कम, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है? फर्स्ट है फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हिज ऑन कंजम्पशन, अगर एक किसान अपने खुद के उपभोग के लिए चावल को उगाता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? एक फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट, एक फैक्ट्री का ओनर है मार्केट में सेल करने के लिए जो स्कूल बैग का निर्माण करे, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज ओन क्लिनिक, ठीक है, डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है अपना खुद का, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। और एक टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, अगर एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाई करवा रहा है, टीचिंग करा रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन खुद के उपभोग के लिए चावल उगाना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स इन इंडिया, यानी कि अब ये लिख रही थी तो लिखते टाइम ज़्यादा ये ध्यान गया कि जितने भी क्वेश्चन हैं नोट मोस्टली वाले क्वेश्चंस में नोट वाले को ही छांटना था कि कौन सा नहीं है, तो इसीलिए चारों ऑप्शन लिखने पड़े कि जो सा है वो भी तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बताया कि ज्वाइंट वेंचर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो ये इंडियन रेलवे नहीं है। इंडियन रेलवे पता है सभी को, पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, तो इंडियन रेलवे नहीं है। बाकी AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है, ग्रीन गैस लिमिटेड है, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड भी है। विच इज़ मेनली पॉपुलरली कैटेगराइज्ड एज बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुख्यतः यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज जो होती है ना उसके रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है, तो ये ऑप्शन सही था यहाँ पे कि बिजनेस सर्विसेज में क्या जाता है। बिजनेस जब हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे इन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की और वेयर हाउस सर्विसेज की, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है, इनके धार्मिक आचरण का रिस्पेक्ट करना, उसका
आदर करना एंड डिग्निटी ऑफ पीपल, लोगों की गरिमा को भी ध्यान में रखना। बाय बिजनेस फर्म, लोगों के देखो बिजनेस फर्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, धार्मिक आचरण को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, रिलीजियस सेंटिमेंट जो है लोगों की उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, और लोगों की गरिमा को भी ध्यान रखा जा रहा है। इन द कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन सी कैटेगरी में आता है ये, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नैतिक उत्तरदायित्व में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर, जो फुटकर व्यापारी हैं उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एज इटिनरेंट रिटेलर्स। इटिनरेंट क्या होता है, भ्रमणकारी, घुमक्कड़, जिनके जो घूमने वाले फुटकर होते हैं ना, जैसे आते हैं फेरी डालने वाले, इस तरह। इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, भाई इनको जो बांटा गया है वो कौन से प्रकार से बांटा गया है, किस आधार पे इनको बांटा गया है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस के आधार पे बांटा गया, क्योंकि दो ही तरह के होते हैं, एक तो फिक्स शॉप के रिटेलर होते हैं और एक होते हैं ये घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ में भी आगे बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो रिटेलर जो ये घुमक्कड़ वाले हैं इनको कौन से बेस पे बांटा गया है, प्लेस ऑफ बिजनेस के बेस पे इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डिवेंचर ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स, यानी कि जिनकी दुकान फिक्स है और जिनके पास बड़ा बड़ा भंडार है, बड़े बड़े स्टोर है जिनके पास, तो ऐसे दो कौन से नहीं है। जनरल स्टोर फिक्स होते हैं, लार्ज नहीं होते। सेकंड हैंड गुड्स शॉप फिक्स होती है लेकिन लार्ज नहीं होती। लार्ज कौन से होते हैं, फिक्स भी और लार्ज भी है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और चेन स्टोर्स होते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, आर नोट कौन से नहीं है, तो जनरल स्टोर और सेकंड हैंड गुड्स शॉप जो है वो ये दोनों ही कैटेगरी को, दोनों ही जो ये रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल नहीं करते, तो ए और सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट टू डिफरेंशिएट द डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाने वाला व्यापार, और इंटरनेशनल देश की सीमाओं से बाहर किया जाने वाला व्यापार। तो कह रहे कौन सा करेक्ट नहीं है, कि पहला क्या है, नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक में क्या होता है, वन नेशन पार्टिसिपेंट्स, बस एक ही देश के प्रतिभागी होते हैं, और इंटरनेशनल में डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेंट्स, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन चाहना था नोट करेक्ट कौन सा नहीं है, देखिए मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसमें बोला कि रिलेटिवली लेस विद इन ए कंट्री, एक देश में कम मिलते हैं, और इंटरनेशनल में बोला कि रिलेटिवली मोर अक्रॉस नेशंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली मोर अक्रॉस नेशंस, यानी कि डोमेस्टिक वाली जो है वो यहाँ पे दी गई है और इंटरनेशनल की यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि ये जो सही नहीं है, डिफरेंशिएट जो सही नहीं करता, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, इसमें ये एक सिंगल कंट्री होती है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डिग्री ऑफ रिस्क, ये भी सही है। इंटरनेशनल में अलग अलग देश है, अलग अलग उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, और वहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क भी अलग अलग होता है हर देश में। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसी फोर्थ नंबर पे है, ये भी एक सिंगल कंट्री में चलेगा और ये मल्टीपल कंट्रीज में चलेगा, तो बाकी सारे सही हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये जो है वो रिवर्स करके दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड इज फॉल्स। सोर्स ऑफ फंड यानी कि फंड का स्रोत कौन सा है, उसके बारे में कौन सी बात गलत है, वो वाली चाटनी है। देखो गलत कौन सी है, ये वाली फोर्थ वाली, द सोर्स ऑफ फैक्टरिंग इज एक्सटर्नल एंड इट इज़ यूज्ड एज शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये वाली जो है ये सोर्स ऑफ फंड नहीं होती। फैक्टरिंग क्या होती है, एक कंपनी के अपने इन्वॉइसेस है और उसका पैसा जो है इन्वॉइसेस में फंसा हुआ, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगी, एक दूसरी कंपनी जिसको फैक्टर बोलते हैं यहाँ पे, वो फैक्टरिंग सर्विस ले लेगी और अपने जितने भी इन्वॉइसेस है उसे बेच देगी कमीशन पे, रिबेट पे, ठीक है, और कंपनी के पास जो है वो लिक्विडिटी आ जाएगी, और ये सब होता है शॉर्ट टर्म के लिए। फैक्टरिंग क्या, इट इज़ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है एंड ए टाइप ऑफ डेटर फाइनेंस होता है, मोस्टली जो है डेटर से ही पैसे निकलवाने के लिए होता है। इन विच बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि इन्वॉइसेस कंपनी क्या कर देती है, सेल कर देती है तीसरी पार्टी को, जिसे बोलते हैं फैक्टर, वो भी डिस्काउंट पे। कि मान लो कि 1 लाख के हैं तो 5% के डिस्काउंट पे दिए, इनसे 95 ले लिए, और बाद में ये जो थर्ड पार्टी है वो आगे जो इन्वॉइसेस है उससे 1 लाख रुपये ले लेगी, तो बीच में जो 5,000 कटा वो इनका डिस्काउंट कट गया, ठीक है। ये फैक्टरिंग, ये वाला जो ऑप्शन था ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन का आंसर था कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ये सोर्स ऑफ फंड थोड़ा है। बाकी सोर्स ऑफ फंड कौन से हैं, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर ओनर्स फंड, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट आर बोरोड फंड्स रेज्ड एक्सटर्नली फॉर मीडियम टर्म, ये भी ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट जो है वो बाहर से उधार लिया गया होता है।
तीसरा है द सोर्स ऑफ कमर्शियल पेपर इज एक्सटर्नल एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स फॉर शॉर्ट टर्म। ये भी सही है कमर्शियल पेपर के बारे में, बाकी फैक्टरिंग वाला ऑप्शन था जो वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में कौन सा यूज़ नहीं होता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं आता है? ये आईसीडी नहीं आता है, ये होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? कॉर्पोरेट जो होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड बोरोविंग्स बाय कॉर्पोरेट्स। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आईसीडी नहीं होता, बाकी जीडीआर, एडीआर और आईडीआर तीनों ही होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? एक और होता है भाई जीडीआर, एडीआर, आईडीआर और एफसीसीबी। ये चारों ही ऑप्शन 15 नवंबर वाले क्वेश्चन पेपर में भी थे। एफसीसीबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर की हो जाएगी, और आईडीआर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएगी। तो आईसीडी इस क्वेश्चन का आंसर था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बेसिस डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट आर करेक्ट। अब तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। बेसिस दिए गए हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और ऑप्शन से यहाँ यानी कि 2 ऑप्शन ठीक है, 2 ऑप्शन गलत है। तो यहाँ फर्स्ट ये ए और सी जो है ना ये दोनों ही सही है, करेक्ट ही पूछा था तो दोनों सही है। सिक्योरिटी क्या चलती है यहाँ पे? प्राइमरी मार्केट में सेल होती है न्यू सिक्योरिटी, और सेकेंडरी में ट्रेडिंग चलती है किसकी? एग्जिटिंग शेयर्स की, ठीक है ना। सभी को पता है प्राइमरी मार्केट, जिसमें इसे हम न्यू शेयर मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि नए तरह के शेयर या नई तरह की कंपनी इसमें अपने शेयर इशू कर सकती है। और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से ही शेयर या डिबेंचर है मार्केट के अंदर, उसी को खरीदा बेचा जाता है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, और पहले ठीक वाला ही पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ फंड्स, यहाँ पे क्या चलता है? फ्लो ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से कहाँ चलता है? सेवर से इन्वेस्टर्स की तरफ चलता है, और इसमें एनहेंसिंग की बढ़ाता है किसका? लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स। नो फंड्स टू कंपनी, हाँ कंपनी को फंड थोड़ा ना मिलते हैं, ये तो पहले से जो एग्जिटिंग है मार्केट में उसी की ही खरीदना और बेचना चलता है। तो फर्स्ट ए और सी जो है ऑप्शन सही है। अब जो सही नहीं है वो कौन से है? बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड हेयर, ठीक है। सिक्योरिटी उसको बस यहाँ पे बेचा जा सकता है, ये तो ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ शेयर सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, देखिए सिर्फ शेयर की सिक्योरिटी थोड़ा ना चलती है, डिबेंचर्स भी तो होते हैं। और ये डी भी जो गलत है वो कौन सा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट करा ही नहीं, तो ए और सी जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे नई तरह की सिक्योरिटी बेची जाती है, और यहाँ पे पहले से एग्जिटिंग शेयर्स में कंपनी ट्रेड करती है, कंपनी ने ये वाली मार्केट ट्रेड करती है फ्लो ऑफ फंड का सेवर से इन्वेस्टर की तरफ, और यहाँ पे शेयर या डिबेंचर को इशू करने से कोई भी फंड कंपनी के पास नहीं आता, सिर्फ लिक्विडिटी चलती रहती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक मार्केट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? फिर से नोट वाला क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता की तरफ अगर ध्यान करना, ये कोई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है। इकोनॉमिक कौन सा होता है? जो पैसे से रिलेट करता है। तो रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात आ गई वो तो अपने आप ही रिलेट कर जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ये सारे ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है। नेक्स्ट में है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फ्री फ्लो है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, कहाँ से कहाँ तक? अक्रॉस नेशंस। एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी फ्री फ्लो है इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का और तकनीक का। आर द स्टेप्स लीडिंग टुवर्ड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, लिबरलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल सही बैठता है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशंस, ये ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिलोसफीज या बेसिस ऑफ डिफरेंसिंग बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो छांटना है यहाँ पे। सही तो ये नहीं है, मेन फोकस सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट के ऊपर रहता है सारा का सारा ध्यान, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर नीड्स, तो ये भी रिवर्स करके दिया हुआ था। अब जो से सही है वो देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? सेलिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है फैक्ट्री, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट। अच्छा, मीन्स क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में? सेलिंग एंड प्रोमोटिंग, यानी कि बस बेचना बेचना और बेचना। और इसमें इंटीग्रेटेड मार्केट होती है, इसमें सिर्फ खरीदने बेचने पे ध्यान ही नहीं होता, कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान होता है। अगला एंड्स कहाँ पे खत्म होता है? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, यानी कि बेच के प्रॉफिट कमाना, और यहाँ पे प्रॉफिट किसके थ्रू? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाना। ये दोनों ही मार्केट की जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जो कि सही है, सही नहीं है। ये फोकस वाला थोड़ा सा ईजी था यहाँ पे छाटना। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन में, इज स्टारलिंग कलर स्कीम फोटोग्राफ और टाइप,
टाइप फेस फॉल्स अंडर विच फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग के लिए पैकिंग जो है उसमें कलर स्कीम भी दिखाई गई, फोटो भी दिखाए गए हैं। ये सारा किस में आता है, ये प्रमोशन फंक्शन आता है कि ये जो सारी चीज़ें दी जाती है पैकेजिंग में किस लिए दी जाती हैं, ताकि बिक्री बढ़े, प्रमोशन फंक्शन में आ जाएगा ये सारा। 31 क्वेश्चन है इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कौन सी में आ जाता है, ये इंश्योरेंस और हेल्थ केयर ये सर्विस में आ जाएगा। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। देखिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फिजिकल एंड इमोशनल हार्म एज ए हायरार्की ऑफ नीड्स एज पर मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। देखिए सिक्योरिटी आ गई सबसे पहले और वो भी फिजिकल भी इसमें ऐड कर दिया, तो ये सबसे पहले आ जाएगी सिक्योरिटी नीड्स में आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटालिटी एंड एंडोरेंस। विटालिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, और ये एंडोरेंस सहनशीलता, डिसीविनेस निश्चितता, परसिविनेस प्रेरकता, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में स्थिरता लाना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बौद्धिक क्षमता बौद्धिक योग्यता, एंड नॉलेज एज ए क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर की ये सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, तो वर गिवन बाय हूम, किसने बताई हैं सारी, चेस्टर आई बर्नार्ड ने। ठीक है, विटालिटी एंड एंड्योरेंस, डिसीविनेस, परसिवनेस, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, चेस्टर आई बर्नार्ड ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का कौन सा पार्ट नहीं है, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो है, डेप्ट सर्विस रेशियो है, इक्विटी रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ जाएगा, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का ये वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली, यानी कि बस उसी से ही कम्युनिकेट करते हैं, सारे के सारे सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंदर हैं और बस अपने सुपीरियर से ही कम्युनिकेट करें एज ही एक्ट एज ए हब। ठीक है, जैसे कि वो एज ए हब कहते हैं, मतलब एक तरह से सेंटर लगा लो कि सुपीरियर वहाँ पे सेंटर है और बाकी सबऑर्डिनेट बस उसी से ही कम्युनिकेट करें। ये सारे सबऑर्डिनेट हैं और ये बस ये जो सुपीरियर है बस इसी से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। द सबऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड हिम टू टॉक अमंग देमसेल्व्स, ये सब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो दिस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बिलोंग टू विच कम्युनिकेशन नेटवर्क, कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये जो पैटर्न है वो बिलोंग कर रहा है, ये आ जाएगा व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर अकाउंटिंग पर्पज, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा उलझाने के लिए अदर ऑप्शन दे दिए, करंट असेट प्लस, एकदम देख के तो यूँ लगेगा अरे हमने तो आसान वाला पढ़ रखा है, शायद इसमें कुछ हो थोड़ा सा, कभी हमारा गलत ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पेपर में। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया करंट असेट में रिटेन अर्निंग्स को ऐड कर दिया, माइनस में कर दिया करंट लायबिलिटी को। तीसरे ऑप्शन में करंट असेट में से माइनस कर दिया करंट लायबिलिटीज प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, और चौथे में लिख दिया कि टोटल करंट असेट हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। नहीं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस में करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट फिर से फैक्टरिंग के लिए आ गया, विच इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विद फैक्टरिंग, रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए ही होता है। तो फैक्टरिंग एक प्रकार का फाइनेंस है जिसमें एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने इनवॉइस यानी कि अपने खातों को थर्ड पार्टी यानी कि फैक्टर को बेच देते हैं। दोनों पक्षों के बीच लेन देन के तहत फैक्टर इनवॉइस पर ड्यू अमाउंट की पेमेंट इसके कमीशन को घटा कर देता है। और बाकी इसके ऑप्शन क्या थे जो फैक्टरिंग से रिलेट कर रहे थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये कोई नहीं थे। रिसीवेबल मैनेजमेंट याद रखना है, रिसीवेबल मैनेजमेंट ये अपना लिंक करता है फैक्टरिंग से। नेक्स्ट, एज पर द एडम स्मिथ डेफिनेशन वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को और क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, सर्कुलेट करती रहती है तो इसलिए सर्कुलेटिंग कैपिटल इसको बोला जाएगा। और किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ करंट असेट, करंट असेट का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पार्ट नहीं है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। बाकी कौन से वर्क इन प्रोग्रेस हमारा करंट असेट का पार्ट है, इंटरेस्ट अक्रूड हमारा करंट असेट का पार्ट है, और लूज टूल्स भी करंट असेट का ही पार्ट है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करंट असेट का पार्ट नहीं है। तो नोट में क्वेश्चन पूछा था, आगे दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनिशियल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वॉज नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट, कह रहे पहले ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे, ठीक बात है। दूसरा कि द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, तो ये गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और दूसरी वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। 31 क्वेश्चन है, टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स इज डन बाय विच टेस्ट। देखिए ये वाला तो क्वेश्चन अपने ये 15 दिसंबर वाले पेपर में भी आया था। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि वो बंदे का देखा जाता है कि वो नई नई चीज़ों को कितने कैसे सीखता है। टू मेजर द इंडिविजुअल, यहाँ पे मापा जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी पोटेंशियल संभावनाएं देखी जाती है फॉर लर्निंग न्यू स्किल, इट डन बाय विच टेस्ट,
यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट स्कॉलर इज नॉट एसोसिएटेड विद HRM? HRM से कौन सा रिलेट नहीं करता? एडम स्मिथ, तो अपने इकोनॉमिक्स से करते हैं, तो एडम स्मिथ है जो HRM से एसोसिएट नहीं करते। फिर HRM से कौन कौन करता है एसोसिएट, यानी कि कौन कौन इससे लिंक करता है? कर्ट लेविन, AH मास्लो और मैक्स वेबर। ठीक है, कर्ट लेविन, AH मास्लो, मैक्स वेबर, तीनों के नाम याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सा एसोसिएट नहीं करता है, अब पूछ लिया कौन सा एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट? कौन सा रिसेंट ट्रेंड नहीं है? नॉट, कौन सा नहीं है? मैनेजमेंट है बाय एक्सेप्शन, यानी कि MBE, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, रिसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। रिसेंट में क्या क्या आ जाएंगे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाएगा और चेंज मैनेजमेंट आ जाएगा। ये सारे नए नए तरीके के हैं, तो ये हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं और ये हमारा नहीं आया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द क्राइसिस मैनेजमेंट? देखिए, इमोशनल क्राइसिस जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में नहीं होता। क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच ए बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ए सडन इमरजेंसी सिचुएशन। क्या एकदम से आ जाए जो इमरजेंसी की सिचुएशन, जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उससे डील करेगी तो वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, कि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसे कैसे डील कर पाती है। तो जो इमोशनल क्राइसिस है वो नहीं होती। कन्फ्रंटेशनल क्राइसिस, टकराव के संकट बारे क्राइसिस मैनेजमेंट में आ जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे और र्यूमर्स, यानी कि अफवाहें, ये सारे क्राइसिस मैनेजमेंट में आ जाएंगे, लेकिन इमोशनल क्राइसिस क्राइसिस मैनेजमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट है, एक डेफिनेशन दी गई है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेशन एंड टू कंट्रोल। ये क्या है? ये सारे वो बता दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? हेनरी फ्यूल सर ने दी है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ये हेनरी फ्यूल सर। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी, मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? बोथ साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट है, हु डेवलप द क्रिटिकल पाथ मेथड? क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट मेथड ऑफ कंट्रोल जो है ये किसने इसका डेवलपमेंट किया? डी पॉन्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ कंट्रोल, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट मेथड होता है ये कंट्रोलिंग का, किसने डेवलप किया? डी पॉन्ट कॉरपोरेशन ने। हु सेड दैट? फिर से डेफिनेशन, प्लानिंग इज ए ट्रैप लेड डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लानिंग इज ए ट्रैप लेड डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर। फ्यूचर को ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रैपिंग के जरिए। LALN ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस ऑफ स्टाफिंग एक्टिविटी? देखिए, स्टाफिंग एक्टिविटी के यहाँ पे 4 स्टेप दिखाए गए हैं, कह रहे हैं कि राइट सीक्वेंस कौन सा है? तो राइट सीक्वेंस है सेकंड, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक है, लास्ट वाले 2 तो ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पहले सिलेक्शन बोला फिर रिक्रूटमेंट बोला, जबकि रिक्रूटमेंट पहले आता है। या तो ये वाले 2 ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी बचे 2, इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन दोनों में ही पहले है, लेकिन थर्ड नंबर पे एक में इंडक्शन, एक में प्लेसमेंट, और फोर्थ में एक में प्लेसमेंट, एक में इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है, प्लेसमेंट तो दे दी, नौकरी तो दे दी बंदे को, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया और उसको नौकरी दे दी। इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है? इंडक्शन प्रोग्राम इज अ प्रोसेस यूज्ड विद इन मैनी बिजनेसेस टू वेलकम न्यू एम्प्लॉयज टू द कंपनी एंड प्रिपेयर देम फॉर देयर न्यू रोल। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, माहौल इस तरह से बनाया जाए कि नए बंदे को नया ना लगे और वो घुल मिल जाए कंपनी के साथ, तो ये होता है इंडक्शन। तो इंडक्शन सबसे लास्ट में आएगा, प्लेसमेंट पहले आती है। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ये है हमारा राइट सीक्वेंस स्टाफिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द थर्ड पार्टनर इन गार्नर वर्सेस मरे केस? गार्नर, मरे, विल्किंस। ठीक है, ये 3 पार्टनर थे, तीसरे पार्टनर का नाम पूछा है विल्किंस। नेक्स्ट, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड? 1932। नेक्स्ट, फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है? जो यानी कि महंगाई के कारण जो हमारे मूल्य में, कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है, उसको भी ध्यान में रखती है अकाउंटिंग करते टाइम। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर देती है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। दूसरे में बोला कि नंबर्स आर रीस्टेटेड, नंबर को दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है, किस लिए? टू रिफ्लेक्ट करंट वैल्यूज, मौजूदा मूल्य को दर्शाने के लिए नंबरों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, किसमें? इन हाइपर इन्फ्लेशनरी बिजनेस एनवायरनमेंट में। अति मुद्रास्फीति, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है उस वाले कारोबारी माहौल में मौजूदा मूल्य को दर्शाने के लिए नंबर्स को दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो महंगाई वाले इन्फ्लेशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनको कौन ऑब्जर्व करता है? सिलेक्टेड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि जो चुने हुए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो ही उनको ऑब्जर्व करता है इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कौन ऑब्जर्व करता है? सिलेक्टेड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट है, विच ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द फंड इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड को प्रभावित करता है? परचेज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स ऑन क्रेडिट। देखिए मशीन और टूल्स जो है वो खरीद लिए हैं, वो भी उधार पे खरीदना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उधार पे जब खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, फंड फ्लो, फंड किसका होता है? वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे मशीनरी और टूल्स खरीद लिए हैं, टूल्स तो ऐसे भी लूज टूल्स वगैरह तो करंट एसेट में ही आते हैं, उधार पे खरीद लिए, क्रेडिटर भी बढ़ गया, तो ये हमारा इफेक्ट करता है। बाकी सारे ऑप्शन से जो इफेक्ट नहीं करते थे उसमें इफेक्ट नहीं करते थे, इसलिए बाकी ऑप्शंस नहीं लिखे। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें छांटना था कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें सारे लिख लिए कि जो नहीं करता है वो तो लिखे, साथ में जो सारे करते हैं उसको भी। इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। शेयर इशू कर दिए, बाद में मशीनरी और टूल्स आगे बदले में। तो ये क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी वर्किंग कैपिटल तो इफेक्ट हुई नहीं है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट पे इसका कोई असर ही नहीं जाएगा। बाकी इश्यू ऑफ डिवेंचर करेंगे तो पैसा आएगा, पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो पैसा जाएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर करेंगे तो पैसा जाएगा। ये तीनों ही क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स को अफेक्ट करते हैं। बाकी इश्यू ऑफ शेयर अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में करेंगे तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोच। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोच नहीं है? नोट, डायनेमिक कॉस्ट अप्रोच जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोच नहीं है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोच कौन सी हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। तीनों ही है, हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटी। हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी, ये तीनों ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोचेज हैं। नेक्स्ट है, नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। नेट बेनिफिट मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऐसे कैसे दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? मोर्स मॉडल। मोर्स मॉडल को नेट बेनिफिट मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ गिवन द इक्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। किसने दी ये वाली इक्वेशन? टी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन, इन ब्रैकेट में है ये हमारा स्मॉल एन टू द पावर एन, स्मॉल आर टू द पावर एन, कैपिटल टी की पावर एन और वी। ये किसने दी है ये वाली इक्वेशन? ये जगी एंड लव ने। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कंप्यूट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE। नेक्स्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हमारी शेयर कैपिटल प्लस में लोन कैपिटल होती है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कंप्यूट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आता है? जो हमारा डेटेड टर्नओवर रेशियो यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? मतलब 365 डेज को अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। 365 डेज डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटेड टर्नओवर रेशियो। और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे आता है? 365 डेज डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, विच इज द अनदर नेम ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो। ये था क्विक रेशियो, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारे ही आते हैं, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें जो आंसर की में आंसर दिया हुआ था वो गलत था, तो चारों ही हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। किसी भी उत्पाद की लागत को निकालते टाइम सभी को जोड़ा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट मटेरियल को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे और फिर उसमें ऑफिस ओवरहेड को, तो तभी तो कॉस्ट आती है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट दी गई है RDBMS। ये हमारा रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ द एडिशनल सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर द हायरार्किकल डाटाबेस ऑफ बीइंग नॉन नेविगेशनल। ठीक है, ये भी हमारी बात सही है। स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सेकंड है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कैटेगराइज्ड अकाउंटिंग टू देयर डाटा स्ट्रक्चर और टाइप्स। कैसे इसको कैटेगराइज किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर डाटा स्ट्रक्चर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अकॉर्डिंग टू देयर डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और ये RDBMS क्या है? हैज़ एडिशनल सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। इसका क्या फ़ायदा होता है? ओवर द हायरार्किकल डाटाबेस ऑफ बीइंग नॉन नेविगेशनल, यानी कि जिसको नेविगेट नहीं किया जा सकता हो उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है ये RDBMS। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट है विच डिस्क्राइब्स लिस्ट एफ अंडर द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंटिंग। लिस्ट एफ विच डिस्क्राइब्स इन लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में क्या दिखाया गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिखाया गया है। अकाउंट को जब लिक्विडेट करते हैं लिक्विडेशन ऑफ अकाउंटिंग में, लिस्ट एफ के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिखाया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। नोट, कौन सा रीजन नहीं है कंपनी के लिक्विडेट करने का। इफ ए कंपनी हैज़ लेस देन 8 मेंबर्स एज इट्स शेयर होल्डर। कंपनी को बनाने के लिए 7 मेंबर चाहिए होते हैं, तो लेस देन 8 तो 7 भी आता है। अगर 7 हो गया तो वो कंपनी के लिक्विडेशन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो नेसेसरी हो जाता है यहाँ पे। और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो 2 ही चाहिए, और जो 1% कंपनी है उसमें तो 1 ही चाहिए। तो 8 से कम तो तीनों ही कंडीशन में, ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ये 1% कंपनी आ जाएगी। तो ये वाला जो है वो लिक्विडेशन का कारण नहीं है। लिक्विडेशन के कारण है कौन से इफ ए कंपनी पासिस ए स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर लिक्विडेशन। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी ने पास कर दिया लिक्विडेशन के लिए, तो ये लिक्विडेशन का कारण बन जाएगा। इफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, अकाउंट्स नहीं रखेंगे तो लिक्विडेशन का कारण बन जाएगा। और इफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज नॉट सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास अगर वैधानिक रिपोर्ट जो है वो ही प्रस्तुत नहीं की गई है, वो जमा नहीं की गई है, तो ये भी लिक्विडेशन का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी के पास लेस देन 8 मेंबर्स हैं एज इट शेयर होल्डर, तो ये लिक्विडेशन का कोई कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। कौन सा पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तीनों पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये व्यापार, माई बुक्स और बिजी। तो स्टाटा जो है वो पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की सबसे ज़्यादा जो सही बैठती है लिमिटेशन, मतलब कमी कौन सी है, ब्रीचेज ऑफ सिक्योरिटी के इसमें सिक्योरिटी जो है वो लीक हो जाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, तो ये इसकी लिमिटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट में DBMS फुल फॉर्म पूछी गई है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ, फिर से डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन पूछी गई है इस पेपर में। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हुम, J.R. बाटली बॉय। J.R. बाटली बॉय ने कहा था कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये बुक कीपिंग जो पुस्तक कला है, पुस्तक रखना है, ये भी एक आर्ट है। किस लिए रखी जाती है, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स है उसको एक सेट में, इस एक बुक में रखना, ठीक है, सेट ऑफ बुक्स में रखना, ये हमारा बुक कीपिंग में आ जाएगा, J.R. बाटली बॉय ने कहा। नेक्स्ट है द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज। डबल एंट्री सिस्टम जो दोहरा लेखा प्रणाली है, इसको सबसे पहले, ये जो इसके प्रिंसिपल्स है, इसको सबसे पहले किसने पब्लिश किया, लुकास पैसियोली ने, लुकास पैसियोली। नेक्स्ट है विच एरर इज डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर है वो डिस्क्लोज हो जाएगी, एरर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट कोई भी अकाउंट है उसको बैलेंस करने में अगर गलती हो गई है तो वो ट्रायल बैलेंस से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने से क्या आता है, देखिए डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड करने से प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और इसे बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ के जो आएगा उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन है 60%, फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 12,000 रुपये की, और BEP पूछा गया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है FC डिवाइड बाय PV रेशियो। FC मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो दे रखी है 12,000 की, PV रेशियो तो दिया नहीं हुआ, तो PV रेशियो का फॉर्मूला लगा लो। PV रेशियो का फॉर्मूला होता है S माइनस V अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट का रहेगा 60% है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो सेल कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 माइनस 60 डिवाइड बाय 100 करा, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल है, 40% आ गया। और यहाँ इस फॉर्मूले में अगर इसका पुट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमने 12,000 डिवाइड बाय PV रेशियो 40%, ये 40 का परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे बच जाएगा, और इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये 30,000 यूनिट्स आ गई। 30,000 यूनिट यानी कि ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। नेक्स्ट है इफ सेल्स इज ₹1 लाख इन 2020 एंड 4 लाख इन 2021। 2020 में 1 लाख रुपए की सेल हुई, 2021 में 4 लाख की सेल हुई। लॉस हुआ 2020 में 15,000 का, 2021 में प्रॉफिट हुआ 45,000 का। कह रहे PV रेशियो निकालो। PV रेशियो का एक फॉर्मूला और भी क्या होता है, एक तो ये हो गया S माइनस V अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा क्या है चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन सेल करते पहले 4 लाख माइनस 1 लाख करा तो ये हमारे पास आ गया 3 लाख। 3 लाख की सेल आ गई, सेल में चेंजेस हुए, 1 लाख से 4 लाख होगी तो 3 लाख का चेंजेस आ गया। दूसरा कह रहा है चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट में से ये वाला प्रॉफिट माइनस करेंगे
तो ये हमारा 45 और माइनस में करेंगे 15, और 15 तो पहले से ही माइनस में जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। चेंज इन कंट्रीब्यूशन हो गया 60,000, और फॉर्मूले में जब पुट करेंगे चेंज इन कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो आ गया हमारे पास 20% PV रेशियो। ठीक है, सेल गिवन थी 2 साल की, और दोनों साल का, 1 साल का लॉस है 1 साल का प्रॉफिट है। चेंज इन सेल कैसे आ जाएगा, सेल का जो चेंजेस है वो देख लेंगे। 4 लाख, 1 लाख से 4 लाख होगी तो 3 लाख का चेंजेस आया, और यहाँ लॉस 15,000 इस लॉस को कवर करते हुए अगले साल 45,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 60,000 का आ जाएगा। तो फॉर्मूले में रख के इसका PV रेशियो निकाल देंगे। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, उसमें क्या क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में आता है कॉस्ट ऑफ, किसकी लागत, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, जो काम सर्टिफाइड हो चुका है या नहीं हुआ है दोनों की ही कॉस्ट उसमें आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। ये जो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट की कंसेप्ट भी होती है, एक अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा तो दूसरे के क्रेडिट में भी लिखा जाएगा और सेम अमाउंट से लिखा जाएगा, तो ये क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन। कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है फर्म के समापन का, कब, एनी पार्टनर हैज़ बिकम फुली मैड। कोई भी पार्टनर अगर पागल हो जाता है तो फर्म जो है उसके डिसॉल्व का आदेश दे सकता है। और कौन से हैं जब वो नहीं दे सकता, पार्टनरशिप डीड इज़ फुली फॉलोड, पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया जा रहा है, पार्टनर फ्यूचर लॉस आ रहा है एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद तो क्या, उम्मीद तो प्रॉफिट की होती है कि ये यहाँ पे ये एक तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, तो ये भी कोई कारण नहीं होता फर्म के डिसॉल्व करने का। फर्म इज़ रनिंग लीगल बिजनेस, फर्म अगर लीगल बिजनेस चला रही है तो उसको डिसॉल्व भी नहीं, तो तब भी उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। समापन कब किया जाएगा, जब कोई भी पार्टनर पागल हो जाए। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब तो बोल दिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम प्रॉफिट के रिवैल्यूएशन को कैसे कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए होते तो वो ओल्ड ही है क्योंकि न्यू तो अब कम बचेंगे, रिटायरमेंट हो गया है। तो अगर आ जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बात ध्यान रखनी होती है, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो प्रॉफिट बटेगा वो पुरानों में ही बटेगा। एडमिशन वाले चैप्टर में पुराने कम होते हैं और रिटायरमेंट वाले में पुराने ज़्यादा होते हैं, तो बट्टा ये ओल्ड में है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रह गए हैं इस पेपर के। द शेयर ऑन विच देर इज़ नो एनी प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड। ऐसे शेयर जिनके ऊपर डिविडेंड की कोई भी रेट फिक्स ही नहीं है, बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर। और जो लाभांश होता है, लाभ क्या होता है, लाभांश क्या होता है, लाभ का हिस्सा जो कि शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, वो डिविडेंड वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट की उपलब्धता के आधार पर वो कम ज़्यादा हो रहा है। इन शेयर्स को क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर। प्रॉफिट है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, और जितना है उस हिसाब से दे देंगे, तो ये फ्लक्चुएट होता है जी, ये इक्विटी शेयर में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। देखिए अगर एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो कंपनी को कब रिसीव होगी, अलोंग विद एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी या कॉल्स मनी, या फिर सभी के साथ हो सकती है। एप्लीकेशन में कंपनी की मर्जी है, वो एप्लीकेशन पे मंगाए, वो अलॉटमेंट पे मंगाए, वो कॉल्स पे मंगाए, वो आधा करके मंगाए, वो 3 हिस्से करके मंगाए, या कैसे भी मंगाए, तो एनी ऑफ द वो किसी पे भी कंपनी मंगा सकती है। कंपनी की मर्जी होती है जी वो प्रीमियम को किस पे मंगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने फॉरफिटेड किए 300 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर था। ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, और कंपनी ने 8 रुपये मंगाए थे शेयर के। ऑन विच एक्स हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर। और एक्स ने कितना पेमेंट कर दिया था भाई, 6 रुपये पेमेंट कर दिए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। द शेयर फॉरफिचर विल बी क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर ने दे चुकी होती है। शेयर होल्डर ने कितना दे लिया,
6 रुपये। कंपनी ने मंगाए थे 8 रुपये, 10 का शेयर था, 8 मंगाए थे, जिसमें से 6 बंदे ने दे भी दिए थे। तो 6 जो उस बंदे ने दिए थे ना, वो चले जाएंगे शेयर फॉरफीचर में, 300 मल्टीप्लाई बाई 6 करके 1800 रुपीज़। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, कैन नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जब शेयर को देखो, पहली बात तो कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, वो या तो एट पर पे या एट प्रीमियम पे ही इशू कर सकती है। लेकिन जब वो री इशू करती है तो वो तीनों कंडीशन होती है, एट पर पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है और प्रीमियम पे भी कर सकती है। ठीक है, कंपनी अब यहाँ पे क्या करे, अपने फॉरफिटेड शेयर को री इशू करे, वो भी डिस्काउंट पे, तो करे वो डिस्काउंट जो वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना उसे पहले रिसीव हो चुका है, यानी कि फॉरफीचर से पहले उन शेयर पे शेयर होल्डर ने जितने रुपए दे दिए ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी होती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम लिमिट वही होती है। मान लो कि जैसे ये वाला था, इसमें 300 शेयर थे और बंदे ने 6 रुपये दे रखे थे, तो जब इनको कंपनी रीइशू करेगी तो मैक्सिमम 6 रुपये का ही वो डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज़्यादा का नहीं दे सकती है। नेक्स्ट है द डिबेंचर whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime। एक डिबेंचर है, ठीक है, ये डिबेंचर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है कंपनी ने वापस ही नहीं किया अपने पूरे लाइफ टाइम में, बट द पेमेंट इज मेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और कंपनी जब समापन हो रहा है कंपनी का, तभी इसकी पेमेंट कर रही है। तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर, अशोधनीय ये ऋण पत्र होते हैं, अशोधनीय, यानी कि कंपनी जब पूरे जीवन काल में जिसका पैसा वापस ना करे वो होते हैं रिडीमेबल, और जिसका जीवन काल में वापस कर दे, लाइफ टाइम में वापस कर दे, वो होते हैं रिडीमेबल। नेक्स्ट है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आते हैं पेपर में कि DRR का बैलेंस कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। DRR किस लिए बनता है, डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए। अब रिडेम्पशन कर दिया फिर भी पैसा बच गया तो कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में उसका बैलेंस चला जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ वन डिबेंचर बाय द कंपनी, कंपनी ने अपने डिबेंचर खरीदी और वो प्रॉफिट वहाँ कैंसिल कर दिया, और वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट से परचेज करके कंपनी ने अपने डिबेंचर कैंसिल कर दिए। दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह रख ले या फिर कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो यहाँ का जो प्रॉफिट हुआ कहाँ चला जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। DRR का बैलेंस कहाँ जाता है, जनरल रिजर्व में, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस भी कहाँ जाता है, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। और यहाँ अगर कंपनी अपने ही डिबेंचर को खरीद के कैंसिल कर दे, वहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कैश, कैश का सोर्स कौन सा नहीं है, कैश का सोर्स कौन सा नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर करेंगे तो कैश आएगा, सेल ऑफ एसेट करेंगे तो कैश आएगा, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, लेकिन जब मशीनरी को परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, तो ये सोर्स नहीं, एप्लीकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है, किस पे उसका मूल्यांकन किया जाता है, कॉस्ट प्राइस और रिलीजेबल प्राइस विच एवर इज लेस, जो सा भी रेट कम हो उसके ऊपर इसको या तो कॉस्ट प्राइस हो या फिर रिलीजेबल वैल्यू हो, यानी कि वसूली मूल्य हो या लागत मूल्य, जो दोनों में से कम हो उसके ऊपर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो कंपनी तैयार करती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सबसे जो बड़ा उद्देश्य वो एक यही होता है कि टू रिकंसाइल द, पहचान करना, टू रिकंसाइल द, मिलान करना किसका, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक के बैंक बैलेंस का विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैंक बैलेंस को मिलान किया जाता है। यहाँ पे ये होता है इसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो ये थे आज के 80 क्वेश्चंस, मतलब कि आज का था NVS 16 दिसंबर 2022 का पेपर। मिलेंगे अगले किसी स्क्रीनिंग पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और पीछे वाली वीडियोज़ भी देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।